मेरी बाईं तरफ है सुमित, मेरी दाईं तरफ है अमित। मयंक जी, आप सीधा जंग के मैदान से आए हैं, तो वहाँ के क्या हालात थे? क्लस्टर बॉम्ब का जो हिस्सा फटेगा तो वो एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा ना। तो जो छोटे छोटे पेबल्स हैं वो खुद अपने आप में बुलेट हैं, बॉडी में एम्बेड होते हैं। 4 व्यक्ति ऐसे घायल हुए और उनमें इंडियंस भी थे। मिसाइल कभी देख के दुश्मन और दोस्त की थोड़ी पहचान करता है वो। उसके बाद आप जब भागेंगे तो 1.5 मिनट से 2 मिनट के बीच में मिसाइल ऊपर आ जाएगी। अब वो ऊपर मिसाइल छोड़ी जाएगी, इंटरसेप्ट की जाएगी या मिसाइल गिरेगी। लोग पैनिक में थे, डर में थे, दहशत में थे। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ राष्ट्रपति ट्रम्प के अगेंस्ट में, उनको समझ में आ गया कि अब ये चलेगा नहीं। उसके विड्रॉल का जो प्रेशर है ना पूरे वर्ल्ड से जो पड़ रहा है, उसमें बड़ी वजह हॉर्मुज है। ये तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति है या ये उसके घर का मजाक चल रहा है? भाई वो राष्ट्रपति कम बिजनेसमैन ज्यादा है। हमारे घर में गैस के चूल्हे बंद होने के लाले पड़ रहे हैं और ये आदमी व्यापार कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रतिभा ज्योति। फिर से लेकर आई हूं रिपोर्टर्स अनकट। आप जानते हैं कि ये शो है उन रिपोर्टर्स का जो कि फील्ड में होते हैं और आपके लिए देश और दुनिया की तमाम खबरें, कई दिक्कतों को सहते हुए, कई मुसीबतों का सामना करते हुए, कई तरह की परेशानियों में उलझे हुए भी, लेकिन वो आपके लिए खबरें तुरंत लेकर के आते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टर्स को पूरा मौका मिलता है। उन्होंने क्या देखा अपनी आंखों से, इस सब का जिक्र इस शो में हम करते हैं। अपने तमाम साथियों के साथ हम बातचीत करते हैं इस पर। तो मेरी बाईं तरफ है सुमित अवस्थी जी। इनको आप जानते हैं, देश के नामी गिरामी एंकर हैं और रोज़ाना शाम 7 बजे चक्रव्यूह लेकर आते हैं। मेरी दाईं तरफ है अमित कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत के नेशनल एडिटर हैं। और आज आपको मैं एक ऐसे शख्स से रूबरू कराऊंगी जो कि सीधा जंग के मैदान से निकल कर आए हैं और हमारे स्टूडियो पहुंच गए हैं। आज मेरे साथ हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मयंक सिंह, जो इजराइल से लौट कर आए हैं। चूँकि आप सब जानते हैं कि इस समय हम सब, पूरी दुनिया एक जंग को देख रही है। जब इजराइल ईरान युद्ध शुरू हुआ था तो लगा था कि ईरान शायद नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा देश है और उसके सामने किसी का टिकना, कहते हैं कि मतलब आसान बात नहीं है। लेकिन ईरान ने दिखाया है कि वो हारा नहीं है। तो ईरान क्यों नहीं हारा, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज मैं मयंक जी का स्वागत करती हूं और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में वहीं से करती हूं। मयंक जी, आप सीधा जंग के मैदान से आए हैं। मैं चाहूँगी कि आप आज पूरा हमें सब कुछ बताएं। मैं एक टर्म यूज़ करूंगा और वो शायद अमूमन फौजियों के लिए यूज़ होता है, लेकिन शायद जो रिपोर्टर्स होते हैं वो तुरंत इस चीज़ को लिंक अप कर लेंगे। PTSD टर्म अमूमन यूज़ होता है कि जब किसी हालात जो कि आपके ऊपर दुख दर्द के एहसास डाले, उससे जब आप निकल के आते हैं शायद उसकी परछाई आपके ऊपर रह जाए। वो एक परछाई मेरे ऊपर पड़ी हुई है। दिमोना एक इलाका है जहाँ की माना यह जाता है कि इज़राइल की जो रिसर्च फैसिलिटी है न्यूक्लियर की, वो वहाँ पे है। इस वजह से बहुत बुरी तरह से उस पर मिसाइल्स के बड़े मिसाइल का हमला किया गया। हम भागे, वहाँ पे गए तो एक परिधि पूरी, मतलब एक बड़ा सर्कल, वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं। और ताश के पत्ते की तरह जो कंक्रीट की बिल्डिंग है, जिसको हम मान के चलते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उसका कंक्रीट, और उसको ढलाई करते हैं, अब वो ऐसे मतलब ढहा हुआ है। तो हमने देखा एक घर है, उसकी चीज़ें बिखरी हुई हैं, उसमें एक पेड़ था वो जला हुआ है और स्टील की चीज़ें बिखरी हुई हैं। हम वहाँ उस तरफ पहुँचे तो हमने देखा एक लगभग 25 साल से 27 साल की एक लड़की हैं, वो वहाँ पे चीज़ें खोज रही। अचानक वो गुस्सा हो गई हम पे, कह रही हमारा सब नष्ट हो गया है और तुम यहाँ आए हो फ़ोटो खींचने। मतलब द वे ही वॉज टॉकिंग, अपनी भाषा में उन्होंने स्टार्ट किया। शी वॉज, और आप उस चेहरे पे देख सकते हैं कि वो नाराज़, मतलब परेशान हैं। वो चाहती हैं कि कोई मौका मिल जाए और वो गुस्सा कर दें किसी पे, क्योंकि बेवजह कोई चीज़ आके गिरी है उन पे और उनका घर ध्वस्त हुआ। हमने उनसे बात करनी शुरू की तो मालूम ये चला कि उनका भारत से करीब 40 साल 50 साल पुराना नाता है। वो नहीं उनका, उनके पिताजी का नाता है। जब हमको उस दुविधा में देखा कि वो अब चाहती हैं कि मुझसे नाराज़ भी ना हो, लेकिन वो उस हालात से इतनी ज़्यादा नाराज़ हैं कि वो मुझ पर बरस भी रही हैं। इनोसेंट लोग हैं ना, बहुत उनका तो कोई, मतलब उनकी कोई वजह नहीं थी कि उस घर को पूरा। और थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, फिर उन्होंने जब थोड़ा सा वो शांत हुई, हमने अपने लहजे में उनसे बात करनी शुरू की कि मैम वी अंडरस्टैंड वॉट एवर द पेन यू आर पासिंग थ्रू एंड ऑल दैट। तो शी रियलाइज दैट इट इज़ इनऑक्वस, मतलब ये किसी तरह से मतलब नकारात्मक सोच से नहीं आए। तो शी सेड आप वेयर डू यू कम फ्रॉम? तो आई सेड मैम हम भारत से आए हैं ऐसे।
तो योदा योदा मतलब दे कॉल हिंदूज, आई मीन दे यूज दिस टर्म एक्चुअली स्पेसिफिकली, ओके यू नो माय फादर इज आल्सो फ्रॉम इंडिया। ओके, नाउ दिस चेंज्ड एवरीथिंग। उसके बाद वो नरम पड़ गई। वो नरम पड़ गई, उन्होंने कहा आप आइए, पिताजी मेरे यहाँ पे हैं और वो पूरे बहुत परेशान हैं वो। तो अब मैं इस दुविधा को लाना चाहता हूँ कि उस महिला ने ये बोला और मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ कि लड़ रही है अपने आप से कि मैं नाराज़ क्यों हो रही हूँ। बिकॉज एक इंसान बेवजह इनोसेंटली, जैसे आपने किसी का घर टूट गया किसी का है तबाह हो और वो गया। रात में सब सोए हुए थे और वो घर बिखर चुका है, सोचिए जरा। तो जंग में तो कहते ही हैं कि निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं यही ज्यादातर, point है, तो यही मतलब आप point देख है लीजिए exactly। ईरान में भी कि जितने लोग मारे जा रहे हैं उनका क्या कसूर है? नहीं, मिसाइल कभी देख के नहीं दुश्मन और दोस्त की हाँ। थोड़ी पहचान करता है वो। लेकिन वो छाप मेरे ऊपर पड़ गई। उस महिला का जो दर्द है ना, वो मेरे ऊपर अभी भी वो वापस आता है बार बार। रहेगा। कि नहीं, आपको तो वो वाकई मतलब वो चीज़ It's going to stay with you. अजब सी है वो। आपके लिए नाइटमेयर ये कह सकते हैं कि ये आपके लिए बिल्कुल हो मतलब सकता बिल्कुल, है। मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो बार बार वापस आ रहा है मेरे अंदर। उस महिला का मैं चेहरा याद करता हूँ कि वो कैसे मुझसे नाराज नहीं भी होना चाहती, लेकिन वो शायद फूटना चाहती है अपने आप को, बिकॉज अंदर बहुत पेंटअप है, उसके अंदर फीलिंग है। तो आपने तो ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो जिनके घरों के ऊपर मिसाइलें गिरी या हॉस्पिटल तबाह हो गए या और जो शैक्षणिक संस्थान थे वो तबाह हो गए। वहाँ एक चीज़ और देखने को मिलती है कि बुजुर्ग बहुत एक्टिव हैं और एक्टिव होने के साथ साथ वो पेट्स बहुत पालते हैं। तो आप एक चीज़ देखिए कि एक व्यक्ति जो अपनी भाषा यूज़ कर सकता है और उसके साथ एक जान जो भाषा यूज़ नहीं कर सकती है, वो पेट्स हैं। तो उस पेट को कई लोग खींच भी रहे होते हैं और लेके कि चले उनको भागें, और कई पेट्स जो हैं वो भाग रहे होते हैं, वो तुड़ा लें, भाग जाएं किस तरह से। और कुछ पेट बहुत पूछ लाते हैं, खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको नए लोगों से मिलना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कैसी डाइकोटमी है कि उस जानवर को, कुछ जानवर को समझ आ रहा है कि अरे बहुत सारे लोगों से मिलने को मिलेगा मुझे अब, और कुछ जानवर भाग रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, ऐसे करके। और वो बुज़ुर्ग हैं जो वो उनको बच्चों की तरह पालते हैं। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा शायद कोई वजह हो या जो भी हो, लेकिन वहाँ बहुत पेट्स को पालते हैं। तो आपने देखा कि ईरान की तरफ से जो मिसाइलें आ रही थी इजराइल में, उसमें लोग पैनिक में थे, डर में थे, दहशत में थे। और क्या आपने नेतन्याहू के खिलाफ कोई नाराज़गी वहाँ देखी कि आप बेवजह अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर कर रहे हैं? कुछ ऐसी नाराज़गी भी आपने देखी वहाँ? मुझे लगता है उस देश ने जो मे बी वो जो अपने आप को जिस तरह से उन्होंने ढाला हुआ है, वो उससे निकल के आ रहे हैं। तो शायद सब मान गए हैं कि हमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो फॉलो करना ही है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, ये सब मानते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है अपने विचारों को रखने की, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग सोच है। कोई नेतन्याहू से बहुत नाराज़ है, कोई कम नाराज़ है। जैसे तेल अवीव के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं उनसे कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, चीज़ें ऐसे बिखरी हुई हैं, सोने को नहीं मिलता है। 2:30 बजे अलार्म बजेगा, 2:50 पे अलार्म बजेगा, फिर 5 मिनट बाद अलार्म बजेगा। अलार्म बजने का मतलब ये है कि मिसाइल आपकी तरफ अप्रोच कर रही है, आप भाग के बंकर में चले जाइए। तो कितनी कितनी देर पे आपने मिसाइलों की आवाज़ आपको सुनाई देती थी? आप ये विश्वास करेंगी कि दिन भर तो चल रहा था, वो रातें ऐसी थी अजब कि आप 20-20 मिनट में आप निकले बंकर से, भाग के आए। दो स्ट्रक्चरली मुझे ये चीज़ याद है क्योंकि 3 बार वो सायरन 5-5 मिनट ऐसे बज गया। 2:20 पे पहला सायरन, रात का 2:20, और हम भागे बंकर की तरफ। सायरन कहाँ बजता था, फोन में या अक्रॉस? हाँ, उसका क्या सिस्टम था, ये सिस्टम कैसे? बहुत अच्छा है सिस्टम ये उनका, कि आपके फ़ोन का उनके पास डेटा है, वो तुरंत उस पर एक पहला मैसेज उस पर आएगा और एक उस पर बजना स्टार्ट होगा। फिर सारे जगह स्पीकर्स लगे हैं, लाउड स्पीकर्स लगे हैं। तो जैसे हमने एक चुन करके एक होटल लिया था, उसमें हर कमरे में स्पीकर्स लगे हुए हैं। मार्क्ड एरियाज़ हैं जो शेल्टर एरियाज़ हैं, और वो सबके लिए ओपन है। मतलब अगर होटल है तो उसको अपना दरवाज़ा खोलना है, कोई बाहरी कोई भी हो, आप भाग के जाइए और शेल्टर में घुसिए। तो मल्टी लेयर्ड सायरन बजता है उसमें, आपके होटल, आपका फ़ोन। और दूसरा चीज़, जब ओवर होगा, एक ये अच्छी चीज़ है, तो भी बजेगा। वो 2:20 पे पहला सायरन, भाग के गए हम सारे के सारे, और पूरा हुजूम आता है। ऐसा नहीं, आपको लगेगा कि ये कैसे इतने लोग निकल के आ गए हैं इसमें। एक और परिवर्तन है जो मैं बस के बाद बताऊंगा। तुरंत हम निकले, चलिए भाई वो आ गया कि नाउ थिंग्स आर ओवर, होम फ्रंट कमांड्स बिलीव्स दैट इज ओवर, यू कैन गो टू योर दिस थिंग। निकल रहे हैं, अगला सायरन, आप फिर अंदर गए, फिर निकल रहे हैं हम। ऐसा ही एक हुआ कि भाई इट इज़ ऑल नाउ ओके, यू कैन लीव फॉर योर दिस थिंग। मुश्किल से 7-8 मिनट, थोड़ा सा और वो फिर आ गया। द बेस्ट पार्ट इज़ पीपल डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, एंड सुबह आप सबकी आंखें सूजी, चेहरे पे वो टायर्डनेस आपको आम दिख जाएगी। एक्स्ट्रा वहाँ के लोगों में मतलब आपने देखा स्ट्रेस्ड होगा हैं लोग, काफी। हाँ। परेशान हैं, ये आपको आम दिख जाएगी। तो आपको रिपोर्टिंग में किस तरह की दिक्कतें हुई? कि आपको भी बंकर में भागना पड़ता था या आप होटल में सेफ कुछ रहते पल थे? बाद हमें ये एहसास हो गया कि अगर तेल अवीव पर मिसाइल दागी गई है
तो 1.5 से 2 मिनट का आपको अंतराल मिलेगा भागने के लिए। भागने के लिए। ओके। लेकिन अगर नहरिया साउथ हाइफा की तरफ है तो 30 सेकंड मिलता है आपको। 30 सेकंड? आपको रिएक्शन टाइम जो है वो 30 सेकंड्स का है, क्योंकि जो 30 डिस्टेंस सेकंड्स में है, तो मतलब हाँ, और लेकिन लोग शायद उनके रिफ्लेक्स एक्शंस में आ गए, मतलब कहेंगे रिफ्लेक्सेस में आ तेल गए अवीव के लोगों की जान 30 सेकंड्स के लिए नहीं, वो 1.5 मिनट। वहाँ अच्छा वो जो गैप है वो मान लिया, जो उनके इंटरसेप्टर्स का या रेडार्स का जो सेंसिटिविटी है वो उस तरह से जहाँ से फायर की गई मिसाइल उससे पहुँचने में वो कैलकुलेटिव जो AIY यूज़ करके वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो तेल अवीव का जो अमूमन माना गया है वो 1.5 से 2 मिनट होता है अंतराल जो है। एक बार सायरन बजा, उसके बाद आप जब भागेंगे तो 1.5 से मिनट से 2 मिनट के बीच में मिसाइल ऊपर आ जाएगी। अब वो ऊपर मिसाइल फोड़ी जाएगी, इंटरसेप्ट की जाएगी या मिसाइल गिरेगी, इसका फर्क ये अलग अलग चीज़ें हैं। आपकी जान को खतरा है या नहीं है आपको भी नहीं पता है। ये मयंक जी से तो अभी भी हम मतलब लग रहा है कि कितनी लंबी बातचीत करें हाँ, इसके तो लिए, पूरा दिन बोल सकते पूरा दिन बोल मुझे लगता सकते है कि हैं। आज सॉरी अनकट में आज इनको ही होना चाहिए था, सिर्फ कि हम लोग की कोई जगह नहीं है, जिस तरह पेन से आप मानिए, फील मैं बिल्कुल, उन्होंने सही किया कह है। रहे इसको मैं एहसास कर रहा हूँ। नहीं, हम सब वो समझ बड़ा सकते अजीब हैं सा वो। पेन है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उसकी क्या गलती है भाई? वो मिसाइल के जो एक और चीज़, जब मिसाइल फटेगा या जो नीचे क्लस्टर बॉम्ब का जो हिस्सा फटेगा तो वो एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा ना। तो जो छोटे छोटे पेबल्स हैं वो खुद अपने आप में बुलेट हैं, बॉडी में एम्बेड होते हैं। हम एक जगह गए, फर्स्ट फ्लोर पे एक व्यक्ति, उसने गलती ये की कि वो घुसे नहीं, मिसाइल गिरी और फर्स्ट फ्लोर पे दूर उतना मतलब लगभग मान लीजिए 20 से 25 मीटर का दौर होगा, उनकी बॉडी छिद गई थी। 21 साल के व्यक्ति वो अपनी आकर के उन्होंने गलती ये की कि बालकनी में आके खड़े हो गए। 4 व्यक्ति ऐसे घायल हुए और उनमें इंडियंस भी थे। जरूरी है बात बताना, वो वीडियो बनाने निकले हुए थे। ये रील का चक्कर जो है, मोबाइल बड़ी समस्या है। मोबाइल वाली समस्या सोचिए। मतलब वॉर में भी लोग रील बना रहे हैं और इतने दिन के बाद, मतलब ये हाल फिलहाल की बात है, वो करीब 15 दिन गुजरने के बाद की बात बता रहा हूँ आपको मैं। वो चारों व्यक्ति वीडियो बना रहे हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम आपने क्या देखा? मतलब उसका जो हमारे पास जैसे ऑपरेशन हाँ, सिंदूर में हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा रडार था, आयरन डोम बोलते हैं, उनके यहाँ आयरन डोम है, मल्टीपल 3 लेयर्ड सिस्टम्स हैं उनके, वो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा उसके बारे में हमें इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, किस तरह देखिए, का जो एयर डिफेंस का इक्विपमेंट होता है वो कई लेयर्स में काम करता है। कि पास अगर सब कुछ भेद दिया है उसने, सारे आपके जो कवच हैं भेद दिए हैं और पास गुजर आई है, तो पास का एक होता है टर्मिनल एयर डिफेंस होता है। उससे आगे 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर का आगे एक होता है, और एक सीधे जहाँ से अगर कोई चीज़ उठी है, कोई जहाज़ है, ड्रोन है, जहाँ से निकला है सीधे वहीं पे हिट कर दे उसको। तो ये मल्टी लेयर्ड सिस्टम्स होते हैं उनके, तो उसमें अमूमन सक्सेस है उनकी, अमूमन। लास्ट में जो 2 बड़े वो हुए, बेत सेमेश के पास 2 मिसाइलें जो कि बैलिस्टिक मिसाइलें थी, बट क्लस्टर नहीं थी वो, और सिंगल मिसाइलें आके स्पॉट पे गिरी हैं। लगभग 150 मीटर का दायरे में उन्होंने सब कुछ मतलब बिखेर दिया। तो वो शायद वो फेलियर है। अगला फेलियर डिमोना का फेलियर है, डिमोना वाला जो मैं बड़ा बड़े failure फेलियर चाहता हूँ आप लोग के सामने रखूँ। बिल्कुल। डिमोना और अराद 2 इलाके ऐसे जो आसपास थे और न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़े हुए माने जाते हैं। वो एक संदेश है यहाँ पे, ईरान कह रहा था कि बॉस हमें भी पता है, आपकी सेंसिटिविटी हमें भी पता है, अगर आपको पता है मेरे बारे में तो मुझे ही पता है। हाँ बिल्कुल, इस जंग में तो हम देख ही रहे हैं कि कैसे बिल्कुल बराबर का मुकाबला है। बिल्कुल। आपने जो शुरुआत में ही कहा ना, ईरान का सोच से शायद डेविड गोलियाथ वाला अगर हम यहाँ यूज़ कर ले, सोच से शायद आप बड़े उसको भी खड़ा कर सकते हैं अपने बराबर की लड़ाई लड़ सकते हैं आप। यूक्रेन युद्ध को भी देखिए ना, यूक्रेन अभी तक मतलब 4 साल इस युद्ध को हो गए हैं, तो अभी भी यूक्रेन खड़ा है। मतलब रूस जैसी ताकतवर देश के साथ मुकाबला। वो बोला था ना तो कि आपके हाथ में भले गन हो, लेकिन अगर जिगर होगा तभी चला पाओगे। गन वाला सक्सेसफुल नहीं होता, जिगर होना चाहिए। तो उसने दिखा दिया अब ईरान ने। और भाई खमनेई के मरने के बाद आपके लगातार लीडर्स मर रहे हैं, इसके बाद अपने को खड़ा रखा, और खड़ा क्या रखा, वो हर जगह से काउंटर कर रहा है। इट मीन्स कि उनके पास वो उसका भी लेयर्स तैयार थे। उनको ही पता था कि अगर इस तरह से सिस्टम खत्म होगा तो उनका डिप्टी जो नंबर 2, 3 नंबर उस तरह के लोग थे कि उन्होंने प्लानिंग से लेकर, भाई अभी भी हॉर्मुज को लेकर तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन भाई रोक दिया तो रोक दिया, लाख कोशिश के बाद हॉर्मुज अमेरिका को लौटना पड़ा, वापस जाना पड़ा। कि वो गले की हड्डी, इनको शायद क्या, जब
आप युद्ध शुरू करते हैं तो एक साइंटिफिक तरीका है, आप एनालिसिस करते हैं कि हमारे दुश्मन के पास क्या शक्तियां हैं, हमारे पास क्या काट है और हमारा अपर हैंड कहाँ पे है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिमाग में ही नहीं लाया गया था यही क्या? मैं कहने वाली थी कि क्या ट्रंप ने इसका एनालिसिस नहीं किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये बंद हो जाएगा तो फिर पूरे ग्लोबल क्राइसिस किस तरह से पैदा होने वाला है? पूरी तरह से जाम कर दिया उसने, जो अपने यहाँ जिस तरह से बोलते हैं, मतलब बांध ही दिया उसने चीज़ों को वहाँ। मुझे लगता है ये उसके विड्रॉल का जो प्रेशर है ना पूरे वर्ल्ड से जो पड़ रहा है, उसको उसमें बड़ी वजह हॉर्मुज है। भाई सब नाटो से लेकर तमाम कंट्रीज ने तो बोल ही दिया कि बॉस आप क्या कर रहे हो, और ऊपर से लास्ट में ट्रंप ये बोल रहा है कि हॉर्मुज से मुझे कोई लेना देना नहीं है, जिसको चाहिए वहाँ से तेल लेके आइए, सुरक्षा दीजिए, अपना कीजिए। मतलब सब कुछ करके आप हॉर्मुज को छोड़ दिए हैं उनके भरोसे, और इनफैक्ट उनके नहीं, मुझे लगता है पूरा मिडिल ईस्ट को ईरान के भरोसे छोड़ के जा रहा है वो। ट्रंप का स्पीच है जिसको पूरी दुनिया सुन रही थी, उसको सुनने के बाद तो ऐसा लगा कि एक आत्ममुग्ध आदमी जब खड़ा हो जाता है ना कुछ बोलने के लिए तो वो किस तरह से बोलता है। तो ट्रंप को आप देख रहे थे कि वो एक ही चीज़ को जो ट्रूथ सोशल पे रिपीट करते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके तो उन्होंने अपना मतलब कहा है कि अब तुम जानो, पल्ला झाड़ लिया बिल्कुल कि अब। तो वो उन्होंने अप्रैल फूल बनाया दुनिया को, और उनको लगता है कि वो दुनिया को अप्रैल फूल बनाएंगे और खुद बचे रहेंगे। ऐसा नहीं है। 3 दिन पहले अमेरिका में देखिए क्या हुआ, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ राष्ट्रपति ट्रंप के अगेंस्ट में। उनको समझ में आ गया कि अब ये चलेगा नहीं। स्पीच में जो उन्होंने करीब 22-23 मिनट बोला, 19 मिनट की थी, 19 मिनट के आसपास जो भी था, जो आपने कहा ना कि आत्ममुग्ध थे, अपनी बातें कर रहे थे, वाहवाही कर रहे थे, पर अगर आप उसके क्रक्स में जाएंगे, जो बात अभी मयंक बोल रहे हैं ना, वो दर्द वहाँ दिख रहा था कि उन पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि भाई तुमने बहुत कर लिया, दुनिया के तमाम मुल्क तुमको छोड़ के चले गए, कोई नेटो कंट्री तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है, तुम्हारे अपने 20 साल के पुराने दोस्त तुमको गलिया रहे हैं, मुंह पे छोटे छोटे देश, स्पेन ने, पोलैंड ने, ब्रिटेन ने, इटली ने, मेलोनी ने स्टांस ले लिया है क्या क्या बोल रहे हैं नेटो छोड़ने की नौबत आ गई है उनके। सोचिए हाँ, मतलब वो कह रहे कि हमको नेटो की जरूरत नहीं है, नेटो उनको छोड़ने की नौबत आ गई। अब वो ग्रीनलैंड में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकते आज की डेट में। बिल्कुल सही कहा आपने। अब वो ग्रीनलैंड में घुसने जो कह के आए थे ना, ग्रीनलैंड में घुसेंगे तो उनके खिलाफ यही स्टारमर बंदूक लेके खड़े होंगे ट्रंप के सामने, यही मेलानी खड़ी होंगी उनके सामने। मैं जस्ट सेइंग कि इस व्यक्ति ने जो बात अभी मयंक बोल रहा था, बड़ी मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास जितना मैं मीडिया को कंज्यूम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अमेरिका के पास हथियारों की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वहाँ की जो ज्यू लॉबी है, वहाँ की जो इजरायली लॉबी है, जो इन्फ्लुएंशियल लॉबी है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगी है, साइंटिफिक रिसर्च में लगी हुई है, जो वेपनरी सिस्टम को बनाने में लगी हुई है, उनके पास अथाह वेपन हो गया था। का इस्तेमाल कहाँ करें? तो चलो यूक्रेन का साथ देते हैं, रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वहाँ घुस गए जब जो बाइडन साहब थे। अभी भी क्योंकि इजराइल को सीधे तौर पर आप कैसे मदद कर सकते हो, उस जू लॉबी को कैसे खुश कर सकते हो, तो बीबी का चुनाव आ गया, मतलब नेतन्याहू का। नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी अपने देश में मिनिमल स्तर पर थी, पहली बार इतने वो चुनाव हार, मतलब पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री बने हैं तो एक बार हारने के बाद दोबारा बने, दोबारा रिकाउंटिंग हुई, तब उसमें री इलेक्शन हुआ, उसमें वो आए। मैं हम कह रहे हो कि नेतन्याहू की स्थिति वहाँ खराब है। ट्रंप जो इतनी बड़ी मेजोरिटी जीत कर रहा है अपने देश में, उनकी हालत उन्होंने खुद ने खराब कर ली। उन्होंने कहा कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, और नोबेल पीस प्राइज विनर को अपने पास बुला के उसकी ट्रॉफी लेके खड़े हो जाते हैं, साथ में उसका सर्टिफिकेट। ये किसी देश का राष्ट्रपति है? ये तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति है, या ये उसके घर का मजाक चल रहा है? अब आप देखिए, पूरा मंडे को सुबह बोलते हैं कि मैं पॉज कर रहा हूँ 5 दिन के लिए। क्यों? स्टॉक मार्केट का ऊपर नीचे हो गया। व्यापारी आदमी है, धंधा करने आया है, बिजनेसमैन है। आज भी आप देखिए इंटरनेशनल मीडिया में देखिए कि उन्होंने परसों कहा, इशारा किया कि मैं कुछ अनाउंसमेंट वाला करने वाला हूं। कल सारे मार्केट में, कल क्रूड का दाम कम हो गया, इस उम्मीद में कि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट ठीक हो गए, आज फिर क्रैश कर गया। हाँ। एक उम्मीद थी कि शायद उनके मिनिस्टर ऑफ वॉर ने कहा 3 दिन पहले, फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है कि पीट हेग्सेथ के बारे में, कि उन्होंने फरवरी के महीने में अपना तमाम स्टॉक्स डिफेंस स्टॉक्स पे लगा दिए थे। ये क्या व्यापार करने आए हैं आपके और हमारे? उसमें हमारे घर में गैस के चूल्हे बंद होने के लाले पड़ रहे हैं। सही बात है। ये आदमी व्यापार कर रहा है और दुनिया का राजा बन के बैठा हुआ है, कैसे चलेगा भाई? जो कह रहे हैं मयंक कि मासूम बच्चे वहां पे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो आई एम सॉरी मयंक, आई एम नॉट काउंटरिंग यू। मयंक तो सिर्फ तेल अवीव की कहानी बोल रहे हैं। ईरान की कहानी कहाँ है? ईरान की तस्वीरें कहाँ है? ईरान पे इंटरनेट ब्लॉक है बॉस। ईरान तो आपने देखा ही नहीं पिछले 40 सालों से। वो जो स्कूल वाली तस्वीर थी, 100 से ज्यादा बच्चे मरे हैं। वही कह रही हूँ कि मासूम लोग इसमें जब भी टॉक्स कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, अचानक आपने हमला कर दिया हमला कर दिया बगैर किसी। 28 फरवरी को क्या हुआ? यही हुआ।
वहाँ बातचीत चल रही जॉर्डन में, ओमान में, आप बातचीत कर रहे हैं, तीनों अभी साथ साथ बैठे हुए हैं तीनों देश, और आपने उठ के अचानक बम मार दिया इसराइल। सर मुझे लगता है एक तो अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड को लेकर, देखिए इराक वॉर क्या हुआ, आपने बता दिया कि केमिकल ये होगा, उसके नाम पे आप 8 साल घुस गए। भाई दुनिया को पता, यूके वालों ने माफी मांगी लिखित तौर पर। उन्होंने ये कहा कि हाँ हमारा ये इंटेलिजेंस का जो इनपुट्स आए थे वो गलत थे कि WMD उनके पास भाई लेकिन दिक्कत ये है ना कि यूएस को लेकर अब पूरी दुनिया में एक बात हो गई, और खासकर ट्रम्प की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो पूरी खत्म है। पूरी दुनिया में इस बात को कि यूएस अपने हिसाब से चलाता है, वॉर करता है, कुछ करता है। भाई ट्रम्प ने जून 2025 में हमला किया इराक पे, कहा कि सब मिसाइलें खत्म कर दी हैं, फिर कहां से ईरान मार रहा है मिसाइलें, दे मार। आज का जो बयान है, आज का बयान है कि IRGC को हमने अपने कंट्रोल में लिया, उनका नेवी खत्म हो गया। जब नेवी खत्म हो गया, उनके मिसाइल्स खत्म हो गए, तो भाई अभी भी आज भी मिसाइल हम अटैक हुए। एक और पहलू यूएन को मत भूलिएगा आप। हाँ। यूएन को मत भूलिएगा कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिससे एटलीस्ट एथिक्स एंड मोरालिटी के एस्पेक्ट को लेकर के, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत फॉलो ही हो रहा है, लेकिन यूएन कहाँ है? लेकिन ये था कि एक कॉमन ग्राउंड प्रिपेयर करेगा, और यूएन की हालत देखिए, वही तो यूएन कहाँ है? उनके जो शब्द निकल रहे हैं खत्म हो चुका है। यूएन पे सवाल तो उठ ही रहे हैं, उठना चाहिए बिल्कुल, और यूएन पे बड़े सवाल उठने चाहिए कि आपकी एग्जिस्टेंस का फायदा किसको है, वो क्या पावरफुल नेशंस को है? कई जगह पे युद्ध चल रहे हैं। यूएन में तो जो 5 न्यूक्लियर पावर है वही तय करते हैं, हर चीज में वीटो लगाते हैं, हर चीज जो वो चाहते हैं वो होता है। यूएन का तो मतलब है, मुझे लगता है यूएन पे भी पैसे खर्च हो रहे हैं, उसको खत्म ही करना चाहिए। जब आपकी चीजें नहीं हो पा रही, ईरान इसीलिए लड़ पाया इस 33-34 दिन हो गया इस लड़ाई को चलते हुए, क्योंकि आप एक और मत भूलिए, ईरान बड़ा मुल्क है। हाँ, ये पहले ईरान अच्छा है, जो है ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया है, हाफ ऑफ इंडिया है। ईरान की जो टोपोग्राफी है वो इतनी कठिन है कि किसी भी अमेरिकन की हिम्मत नहीं घुस जाए वहां पे कि वहां पे एंटर कर सके। जमीनी हमला करना ईरान बहुत ही के मुश्किल पास काम। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इतने अच्छे हैं, इतने मजबूत हैं कि सालों साल ईरान सभ्यता है। ईरान और हिंदुस्तान ये इस दुनिया की 2 ऐसी सभ्यता है जिन्होंने इस दुनिया को जिंदा रखा हुआ है। इनके बगैर आप दुनिया का एग्जिस्टेंस नहीं सोच सकते हैं। आप ईरान के बारे में अगर आप इतिहास पढ़ना चाहेंगे, जब आप जानेंगे कि कहाँ से ईरान शुरू हुआ, कैसे 2000 साल पुरानी सभ्यता है, ये कितने भी ट्रम्प आ जाएं, ये ट्रम्प की दिक्कत नहीं है। हाँ। जब डेमोक्रेट्स आए तो उन्होंने भी ईरान पर निशाना बनाया, पहले भी चाहे वो ओबामा रहे हों, चाहे वो क्लिंटन रहे हों, चाहे वो बुश रहे हों, सबका ईरान दुश्मन रहा है। पिछले कितने 79 से आपने बैन लगा रखा है उस देश पे, उसके बावजूद भी सभ्यता जी रही है ना। हजारों ईरानियंस अमेरिका में पढ़ रहे हैं, हजारों ईरानियंस अमेरिका की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे नौकरियाँ करके, वहाँ पे चीज़ों को डेवलप करके। ईरान कोई सद्दाम हुसैन नहीं है, ईरान कोई अफगानिस्तान नहीं है, ईरान कोई पाकिस्तान नहीं है कि ये हिंदुस्तान से टूट के बना हुआ एक देश है। कोई 50 साल पहले टूटा, कोई 70 साल पहले टूटा, कोई 100 साल पहले टूटा। ईरान अपने आप में बहुत बड़ी सभ्यता, आप ऐसे नहीं खत्म कर सकते हो। क्यों B-52 बॉम्बर्स क्यों नहीं चले भाई? आपकी जो ग्रेनाइट के पहाड़ हैं वहाँ पे ईरान में, उन्होंने अपनी, मैं कल ही स्टोरी की मैंने चक्रव्यूह में, उसके नीचे सब कुछ 6 कुतुब मीनारें एक के ऊपर एक खड़ी कर दो, 6 कुतुब मीनारें, इतनी गहराई पे नीचे मिसाइल सिटी बनी हुई है। आपका मारता है 150-200 फीट तक बॉम्बर B-52, नीचे 250-300 फीट और बना हुआ है, और आप कह रहे हैं कि हमने उड़ा दिया उसको। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में जो उसकी ताकत है, वो किस तरह से किलाबंदी की हुई है वहाँ जो पर रेड ईरान सी में। से कैस्पियन सी से ईरान और चाइना के बीच में जो सीधा रास्ता बना हुआ है, जिसमें अमेरिका का कोई इंटरवेंशन नहीं है, अमेरिका देख भी नहीं सकता है। रूस है, चाइना है, इराक है, ईरान है और एक और कोई मुल्क है। ये 5 देशों की बाउंड्री लगती है, ऐसे कैस्पियन बीच में बना हुआ समुद्र है, उसमें अमेरिका और नेटो के देश घुस ही नहीं सकते, कभी नहीं घुस पाएंगे। वो सीधे वहां से हथियार आता है, असला आता है, और वही तो तभी तो ईरान लड़ पा रहा है। मैं इस पे एक पहलू इस पे जरूर, 40% ज्योग्राफी जो उनकी वो टफ टेरेन है। हाँ। 29 तारीख को जब हम लोग यहाँ से अपनी स्टोरियाँ कर रहे थे वहाँ से, तो हमने ये बात 10 साल से इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम, ड्रोन सिस्टम है ईरान का, इंडिजिनस, और उनकी टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेशन का लोहा माना जाता है। तो क्या हमने दरकिनार किया था? 79 का आपने नाम लिया, इराक ईरान युद्ध चल रहा था ना, तो आप उस पूरी सभ्यता वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा चीजें खोलता है ना, डिसाइफर करता है कि हजारों साल का जो विजडम है वो समाहित होकर आ जाता है उस रोजमर्रा की जिंदगी में, वो विजडम है वो। और लीडरशिप ना गिरना, ये उसका एक उदाहरण है कि कैसे जो है चीज़ों को, लोगों को पहले से 10 साल का वो ईरान इराक वॉर, उसका जो लर्निंग था प्रोसेस, फिर उनके मिसाइल सिस्टम्स में चेंजेस, उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया अपना, कि कैसे हम दुश्मन को दूर रखेंगे। ग्राउंड लड़ाई नहीं, दूर रखेंगे दुश्मन को हम। ड्रोन मिसाइल उसका पहला वो है, और ड्रोन उसका सेकंड पार्ट था कि हम
A2AD कहते हैं नॉर्मली, उसको टेक्निकल टर्म उसको है कि एंटी एक्सेस एरिया डिनायल करके उसको कहते हैं। हमको एक्सेस ही नहीं करने देंगे आपको अपना एरिया। मिसाइल ने वो दिखाया उनको। लीडरशिप का ना गिरना ये साफ दिखाता है सिविलाइजेशन एस्पेक्ट को, कि वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, हम ये नहीं कह रहे हैं। एक सैमुअल हंटिंगटन ने किताब लिखी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, वो कहते हैं कि आने वाला वक्त जो सिविलाइजेशंस रही हैं, 5-6 सभ्यताएं रही, वो आपस में लड़ेंगी और दबाव होगा उसका। मुझे कभी कभी लगता है क्या वो एकदम सही वो चीज़ को वो कह रहे थे क्या वो, लेकिन क्या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो नई सभ्यता है और अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई है, वो चाह रहे हैं कि इन सभ्यताओं को नष्ट करें। यहाँ एक छोटा सा वो इल्म होता है, अगर आप उसको देखें तो लीडरशिप ईरान की उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से खड़ा किया है। इनफैक्ट मैं लेट मी एट दिस पॉइंट ऑल्सो, ये सद्दाम हुसैन नहीं थे कि छुप के बंकर के नीचे बैठे हुए हैं और वहां से मिले सद्दाम हुसैन या हिजबुल्लाह के लोग। ये खमेनाई था, मरे 40 आदमी के साथ बैठा हुआ था, मरे और डिक्लेयर करके मरे कि यहाँ शहीद हो गए। हाँ, ईरान ने इसको छुपाया नहीं। ईरान ने इसको छुपाया नहीं। 40, 45, 48 लोगों को एक साथ एक हमले में मार दिया, डे 1 पे मार दिया कि अब युद्ध खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो 34 दिन से लड़ रहा है और आप लीडरशिप मारे जाने के बाद भी वो अमित बोल रहे थे ना कि जब मई जून 2025 में हमला किया था और हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह को मारा था उन्होंने उस वक्त में, तब खमेनाई साहब ने डिसाइड कर दिया था कि मल्टी लेयर लीडरशिप रहेगी। 4 लेयर 5 लेयर की लीडरशिप तैयार कर दी थी कि मैं नहीं रहूंगा तो आप रहोगे, आप नहीं रहोगे तो आप रहोगे, उत्तराधिकारी अपने बेटे को बना करके गए, सब तैयारी करके गए। अगर वो जूनियर खमेनाई, मुस्तफा खमेनाई भी मारे जाते ना तो भी कुछ नहीं होता। नहीं, वो जो सिस्टम बना हुआ है ना, उनकी लीडरशिप का एक सिस्टम बना है। भाई 25 वाली जो घटना थी, और वैसे भी ईरान हमेशा से टारगेट में, जैसे पहली बात हुई कि भाई कोई भी क्लिंटन हो या कोई भी हो, तो उनको पता था कि हमको लड़ना है। हाँ। और इसीलिए जो तैयारी है, जो इतनी भाई 300-400 फीट नीचे अगर आपने बनाया तो आपको पता था कि ये सिचुएशन आनी है, तभी तो आज हाँ भाई ये सब चीज़ बनाने में टाइम लगता है। और भाई बोलो, जैसे अगर आप पुराने लोग हैं ना, और आपको जब पता है कि हम सराउंडेड, भाई आप मुस्लिम कंट्री होके आज आप मुस्लिम कंट्री को मार रहे हो, भाई आपस में मार रहे हो ना, भाई ये बहुत बड़ी गट्स की बात है। और ये आप रमजान के समय में हुआ, आप जानते हैं वापस आ सकता है वो। आ सकते हैं वापस। भाई अल्टीमेटली इनको रहना साथ में है। भाई यही ये सब लोग मिलकर आज देखिए कि बाकी जो मुस्लिम्स कंट्री है, ईरान की वजह से आज इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं। भाई यूएई या तमाम लोग जो है वो इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं। तो ईरान इतना बड़ा रिस्क उठा रहा है, लेकिन उनको पता है कि ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ है, क्योंकि उसके निशाने पर अमेरिका है, अमेरिकन बेस है। तो मुझे लगता है कि इस पूरी लड़ाई की स्ट्रेटेजी ट्रंप से अच्छे तरह से खमने ने बना रखा था कि जब भी लड़ाई होगी तो हमको क्या करना है, हमारा टारगेट क्या होगा। नहीं, टारगेट भी मुझे लगता है कि ईरान ने पहले से तय कर रखे थे कि अगर अमेरिका घुसता है तो ईरान को कहां पर हम मार सकते हैं। उसकी पूरी तैयारी थी। कमजोर कड़ी है वो खमनई और उनकी जो पूरी टीम ने पहले तय रखा था। और उनका जो आप कह सकते हैं जो पैनिक बटन है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। वो तैयारी तभी से शुरू हो गई जब पिछली बार जो अटैक हुआ जो 25 में, और उससे पहले जो ट्रम्प बार बार धमका रहे थे कि न्यूक्लियर पावर नहीं बनना है, आपको न्यूक्लियर वेपन नहीं तैयार करना है, तो ईरान की तैयारी तो पूरी तरह से थी। मयंक जी, मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहती हूँ कि क्या ईरान की ड्रोन की ताकत को अमेरिका ने, इजराइल ने कम आंका क्या? क्योंकि मैंने यूक्रेन युद्ध में देखा कि जो कमज़ोरों का हथियार बन गया है ड्रोन, क्योंकि उसकी कीमत कम है, $15,000 से $30,000 के बीच में एक ड्रोन आता है, और मिसाइल आएगी करोड़ों की, मिसाइल करोड़ों में आता है। तो छोटे छोटे ड्रोन्स जो हैं बड़े बड़े घातक नतीजे दे रहे हैं। तो क्या ईरान की ड्रोन की ताकत को इजराइल या अमेरिका ने कम करके आंका? आप जरा बताइए। मैं इस पे 100% आप हाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ एग्जैक्टली पहले छोटा आंसर हाँ है, लेकिन बड़ा आंसर ये है कि जब मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है कि आपको मतलब बैलिस्टिक मिसाइल बनाना है, क्रूज मिसाइल बनाना है। बैलिस्टिक मिसाइल ये है कि उसमें न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, रेडियोलॉजिकल सारे तरह के वेपन्स आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्पीड आप यूज़ करेंगे, डिस्टेंस आप यूज़ करेंगे। यानी ईरान का जो सोफिस्टिकेशन साइंस है, चाहे वो न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं पूरा न्यूक्लियर्स के लिए, और मिसाइल्स के लिए आपको मोटर चाहिए, आपको ऐसा सिस्टम चाहिए जो पूरा एक लंबा दूरी तय करे, और उसको तैयार करने में भी टाइम लगता है। और ड्रोन जो उन्होंने वो किया, उसी सब से निकाल करके उन्होंने ड्रोन ऐसा बनाया है कि वो ईरान, यूक्रेन और रशिया उसमें यूज़ हो रहा है। और रशिया जैसा मुल्क ये माना जाता है जो कोल्ड वॉर के टाइम जिसने बैलेंस बना के रखा था, वो माना जाता है कि तकनीकी तौर पर आज भी अमेरिका को बराबर की टक्कर दे सकता है टेक्नोलॉजी के टर्म्स में। मिलिट्री स्टैंड ऑफ क्या होगा, कैसे होगा, उसको मैं बिल्कुल अभी वो नहीं, लेकिन देखिए मैं मैप ढूंढा मैंने, सॉरी नहीं बिल्कुल ये चीज़ ये कैस्पियन सी है, ये मैप पे वर्ल्ड के मैप पे ये
थोड़ा कैमरे की तरफ अगर दिखाइए। आप हाँ, जूम इन कर सको, ये ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ये 5-6 मुल्क हैं जिसके बीच में ये है। ये रशिया से सीधे कनेक्टेड है ईरान, इसमें कहीं अमेरिका नहीं है, इसमें कहीं अमेरिका नहीं है, इसमें कोई नेटो कंट्री, कोई अमेरिकन कंट्री, हाँ, उसका सपोर्टर भी नहीं है। हाँ, मतलब ये जितने लोग हैं ये एंटी अमेरिकन माने जाते हैं मोटे तौर रूस पर। पूरी ताकत से इसमें, खड़ा है हाँ, उसके साथ। टर्की एकमात्र ऐसा देश है जो नेटो का मेंबर है, लेकिन टर्की भी एंटी अमेरिकन है। एर्दोगन जब तक है तब तक तो बिल्कुल रहने वाला है। तो ऐसे में अगर चाइना, अगर रशिया और चाइना जो कि आज की तारीख में सबसे करीबी मुल्क हैं अमेरिका के अगेंस्ट में, और ये अगर ईरान की पिछले 40 साल से मदद कर रहे थे, तो इसीलिए ईरान लड़ पा रहा है। इसीलिए ईरान के पास अभी ये ताकत है कि वो ट्रंप को सर झुका सकते हैं। कोई इस ट्रंप ने, जो बात आपने शुरू में की उसी बात को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, कि ट्रंप ने ये सोचा नहीं उस नेतन्याहू साहब के चक्कर में आके कि ये इतना बड़ा रिपल्शन मुझे मिलेगा, कि मुझे रिजेक्शन मिलना पड़ेगा। आज जब वो पूरी तरीके से हार गए हैं, दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं, तब भी वो कहने की हिमाकत कर रहे हैं कि भाई मैं जीत गया, मैं ये वॉर जीत गया हूँ, मैंने उनकी आर्मी खत्म कर दी, मैंने उनकी नेवी खत्म कर दी। डायलेमा वर्ड अगर हम यूज कर ले यहाँ पे, ये दिखाता है कि हार है। हाँ, और अगर इसको आपको प्रोक्लेम करना पड़ रहा है विक्ट्री को, और दुनिया में एक इंप्रेशन बना हुआ है कि भाई ईरान तो खड़ा है, ये हार का एक बहुत बड़ा मतलब रूप है। इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे सबको लगता है समझ कि में आ रहा है कि ईरान आपके ट्रंप को मुकाबले ये लगा में होगा है। ना कि जब लड़ाई शुरू होगी तो नाटो और तमाम कंट्रीज खड़े हो खड़े हो जाएंगे साथ जाएंगे, में। जो नहीं हो। मुझे लगता है सबसे बड़ा मिसफायर और मिस जजमेंट उनका जो था ट्रंप का, भाई यही अगर था। मेरे घर में तेल गैस नहीं आ रही है तो मैं कैसे आपके साथ खड़ा रहूंगा? आप मेरा इंतजाम नहीं कर रहे, आप कह रहे अपने आप ले लो जाके। या तो फिर आपको कॉन्फिडेंस में लेके लड़ना था, कॉन्फिडेंस में लेके लड़ना था कि ये सब आपने चीजें किसी को चीजें- बताया नहीं। तो इस संकट का तो अंदाजा ट्रंप को नहीं रहा होगा ना कि इसका इम्पैक्ट भारत में क्या पड़ने वाला है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में क्या पड़ रहा है। कोलैटरल डैमेज। हमारा 60% एलपीजी जो है वहां से आ रहा है, होर्मुज के रास्ते से। हमारे यहाँ कितना बड़ा संकट खड़ा और हो ये भी बताना जरूरी है आपके इस मंच के जरिए कि ट्रंप ने और अमेरिका ने, इनफैक्ट ट्रंप तो मैं एकमात्र एग्जांपल है अमेरिका के, अमेरिकन ने चाहे कोई सी की भी सरकार आए, डेमोक्रेट की, रिपब्लिकन की, उसने अपने पास अपने 200 साल का तेल ईंधन का इंतजाम किया हुआ है, और जो वो इस्तेमाल नहीं करता है, जो उसने रिजर्व करके रखे हुए बंद करके दुनिया भर का तेल मंगाता है, अपने इस्तेमाल करता है, उसके बदले पैसा देता है, अपना इस्तेमाल नहीं करता। वो तब जब दुनिया में लाले पड़ेंगे तब मैं इनको अपने मुंह मांगे दाम पे कहा बेचूंगा। ये भी जाता है कि अब ये वो इतना बड़ा निकालता भी नहीं घूसखोर है, है। वो निकालता भी नहीं है, सबको रिजर्व करके 200 साल का इंपोर्ट कर रहा है, हर चीज इंपोर्ट करा लेता है। आपने दुनिया को ऐसे मुझे मुहाने पे मतलब खड़ा कर दिया। एक फिर अगेन वो मोरालिटी एंड एथिक्स वाली बात आ जाएगी। भारत का जो अमूमन स्टार्ट हुआ पॉलिसी या चीन के साथ जब 93 के बाद हमने एग्रीमेंट किए थे, मैं स्पेशली इसके लिए मेंशन कर रहा हूँ कि हमने मोरालिटी और एथिक्स को अपना पार्ट बनाया है हमेशा से ही अपनी फॉरेन पॉलिसी का, कि भाई आप सही के साथ खड़े हैं, आप गलत के साथ खड़े हैं। यहाँ तो पूरा लगता है कि अगर बिजनेस ही डील करेगा चीज़ों को, सही और गलत डिसाइड वो करेगा जहाँ प्रॉफिट मिलेगा। ट्रंप की पॉलिसी है आप वो। सोचिए इस चीज़ को ना, तो आपकी इसका मतलब जो डायरेक्शंस होते हैं या जो आप मोरल कंपास है वो सीधा पैसा है, कि पैसा मिल जाएगा तो भाई आप सही हैं, पैसा नहीं मिलेगा तो आप सही नहीं हैं। ईरान आज गलत है भाई, वो राष्ट्रपति कम बिजनेसमैन ज्यादा है, वो मागा की बात करके आए थे, वही अमेरिकन उनका विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लाखों की संख्या में। अच्छा, हाँ, 66% उनका जो हम वहाँ पे पॉपुलैरिटी कम हो गया है, 66%। एक हबीमा स्क्वायर है इसराइल में, तल अवीव का वो सेंट्रल पॉइंट, और बहुत शाम को लोग इकट्ठा होते हैं, परिवार कनॉट इकट्ठा। प्लेस। हाँ, इट्स लाइक अ कनॉट प्लेस, इट्स लाइक मोर लाइक अ जंतर मंतर। अच्छा, सो 5 days बैक ऑन फ्राइडे, इट वाज फ्राइडे, तो जब फ्राइडे को क्या हुआ, एक बड़ा वहाँ पे वो हुआ नो वॉर कैंपेन, अच्छा वहाँ और पे सर पुलिस और उनके बीच जद्दोजहद जो वहाँ कैंपेन कर रहे हैं उसमें इट वाज अगेंस्ट नेतन्याहू, इमेजिन, एंड दैट इज टेल अवीव। तो वो कैंपेन वहाँ भी है। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो अच्छा है, जिन 2 व्यक्तियों से हमने बात की, उनका आप वो सुनिए, आर्ग्यूमेंट सुनिए। कहते हैं कि लीडर होता है निर्णय लेने के लिए, तो क्या उस निर्णय से शांति वापस आएगी? हमें दिखता है कि जो निर्णय ले रहे हैं इससे शांति वापस नहीं आने वाली। इमेजिन व्हाट अ फार साइटेड कमेंट बंदा वो दे रहा है कि मेरा जो नेता है वो ऐसा निर्णय ले रहा है कि हम शांति वापस आइए। हम चाहते हैं शांति वापस आए, पर निर्णय ठीक नहीं है इनका। ये बात कर लीजिए, उनसे बात करिए ना, बात करने को तैयार थे आम वो। आदमी, आम नागरिक तो नहीं चाहता नहीं जंग, चाहता युद्ध है। नहीं कौन चाहता। चाहेगा? और कोई कौन नहीं चाहेगा कि चाहता मेरा है। घर गिर हथियार जाए, की मेरे फैक्ट्री में काम कर रहा जो मालिक है, वो वही चाहेगा, चाहेगा ठीक हथियार बात है। हथियार बिकता रहे। हथियार भाई, बिकता रहे, नेतन्याहू, नहीं तो मेरा अगर घर आज को टूट जाए, मेरा घर अमेरिका तबाह हो वापस जाए। भी हो जाए तो क्या नेतन्याहू रुकेगा? नहीं रुकेगा। इजराइल कहीं रुकने वाला नहीं है, वो ईरान पर लगातार अटैक करेगा। और क्योंकि मुझे लगता है जैसे लेबनान पे वो लेबनान पे कर ही दिया है। 300 किलोमीटर तक घुस गया अंदर। घुस गया अंदर में। लेकिन अमित मुझे तो ये वो बताइए कि बढ़ रहा क्या है वो।
अमेरिका के समर्थन के बिना इजराइल के लिए संभव है कि इस वॉर को इतना लंबा रख सके? और उन्होंने बात की ट्रंप थी, इसमें जूस पीछे लॉबी क्यों की नहीं? बात की थी हाँ। उन्होंने। आज भी यूएस में सबसे स्ट्रांग वही लॉबी है, और इसीलिए ये जो है ना, अब पूरा कहा ये जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू के दबाव में ये वॉर शुरू हुआ, क्योंकि ट्रंप को पता था कि एक तो अपने जो हथियार है उसका क्या करना है, और उसके मार्केट भाई उसके अगर अपने लोग अभी से उस माने कंपनी पे पैसे लगा रहे हैं जो कि हथियार बनाते हैं, तो इसका मतलब उसको पता था कि ये भी और हथियार खत्म भी करने हैं भाई। पूरी दुनिया में वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा कर रहा है अमेरिका? क्योंकि उसको हथियार बेचने हैं, तो वो उसको हमेशा वो कॉन्फ्लिक्ट का सपोर्ट करता है वो, क्योंकि उसको बाजार है, उसके पैसे आते हैं। आपकी अमित मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। आपने पॉइंट एयर डिफेंस का लिया था। माना यह जा रहा है कि आने वाला वक्त, जैसा लोगों से बात हुई तो लोगों ने कहा कि ये तो प्रूव कर रहे हैं कि एयर डिफेंस फैसिलिटीज अच्छी, मसल्स वो सिस्टम अच्छे हैं, तो अब ये बिकेगा इन इलाकों में। पैसा किसके पास है? ठीक पैसा बात गल्फ है। कंट्रीज के पास है, तो अब पैसा इनके पास, इनसे निकलेगा और बिकेगा एयर डिफेंस सिस्टम। बिल्कुल। ये भी एक बात सामने आ रही ये है। जो बात हो रही है ना कि अपने लड़ाई product के को जो हम बेचने के पैसा लिए- वसूलेंगे नुकसान का, वो इसी तरह से निकलेंगे कि तमाम गल्फ कंट्रीज को यूएस बोलेगा कि अब तुम मेरे से हथियार खरीदो और उसके पैसे आएंगे। यही तरीका है भाई, अपना खर्च कहाँ से निकालेगा वो। मैं एक सवाल मेरे जहन में आया है कि ये जो 2023 में हमास ने जो इजराइल पर अटैक किया था, क्या इस युद्ध की जड़ में हाँ। आप उस अटैक को भी देख रहे हैं, या सिर्फ ये ट्रम्प की नहीं, न्यूक्लियर बिल्कुल सही। पावर वाली अच्छा बात सवाल है? किया आपने, ये बहुत सही सवाल है। अभी जो चल रही है स्ट्रैटेजी इजराइल की, वो साफ रिफ्लेक्शन है 2023 के युद्ध हमास की, अटैक। हमास अटैक की। अब उन्होंने एक टर्म होता है बफर स्टेट का या बफर जोन का। बफर स्टेट मतलब देश बना लीजिए, जोन मतलब अपने दायरा बना दीजिए उस तरह का। बफर जोन का क्लियर कट दायरा है ये। वो पुश कर रहे हैं अपनी बाउंड्री के आसपास के जो भी इलाके हैं कि वहाँ कोई ना रहे, और अगर कोई रहे तो वो इजराइल का बंदा हो। उससे क्या होगा कि एक तो मतलब उनको देखने एक ऑब्जर्वेशन की उनको मिल जाएगी, और रिएक्शन का समय मिल जाएगा कि अगर दूर से गोला कोई मार रहा है तो 30 सेकंड नहीं, वो 1.5 मिनट हो जाए। वो इस तरह की स्ट्रैटेजी पे इस वक्त तो दोबारा वो घटना ना घटे, ना उसकी तैयारी हो घटे रही है। तो, और दुश्मन दूर से दिख जाए, ये है उनका वो। और हमारे पास रिएक्शन टाइम भी रहे। साफ करना शुरू किया उन्होंने अपने बाउंड्री के चारों ओर को, और बफर मतलब पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं वो। अभी जी सुमित जी, आपसे मैं एक सवाल जानना चाहूँगी, अब मैं जो भी जवाब दें। ट्रम्प का आपने स्पीच सुना है आप लोगों ने, उसमें कोई शॉकिंग वैल्यू आपको दिखाई दिया कि ट्रम्प ने ये क्या शॉक करने वाली बात बोल दी है? कुछ कहीं भी नहीं। कल जो भाषण था वही था, उसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें नई जो दिखी मुझे, जिसमें वो बता रहे थे कि वियतनाम में 19 साल रहे, एक टाइमलाइन जो देने की कोशिश की। एक भी चीज़ नई नहीं कही। ये पूरा का पूरा भाषण मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ यूएस की जनता के लिए था, जो कि सड़क पे उतरे हुए हैं। उनके लिए मैसेजिंग था कि भाई हम जीत गए हैं, आप मत करो, और आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों की फ्यूचर के लिए लड़ाई जरूरी है। ये जो गलत उन्होंने किया, उस गलत को जस्टिफाई कर रहे हैं, अपनी गलती को और जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो 17 लोग मरे हैं, वो उन लोगों ने वो इतिहास रच दिया है कि आपके बच्चों को सुरक्षित कर देंगे। तो ये ट्रम्प जो जैसे है वो, क्योंकि उस पर बोले ना कि 66% उनकी हो गई पॉवर्टी घटी। जो रिपब्लिकन्स हैं वो उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि बॉस गलत हो रहा है। वो कह रहे हैं कि वॉर से हटना चाहिए। भाई यहाँ तक बोल रहे हैं कि आप छोड़िए, हॉर्मुज़ छोड़िए, कुछ भी छोड़िए, आप तुरंत हटिए। तो इस पोजीशन में अपने को थोड़े से मुझे लगता है कि जनता के सामने दिखाने के लिए कि हम, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये कोई बिजनेस की लड़ाई नहीं है, क्योंकि पब्लिक भी ये सोच देख ही रही है, ये जनता की लड़ाई से जोड़ने की कोशिश है। इसके अलावा नया कुछ भी नहीं है। एक तरह से डिलेमा में छोड़ के गए हैं, किसी को पता नहीं कि अगले 3 महीना क्या होगा, 2 महीना क्या होगा। टेक्निकल फॉल्ट है उनकी स्टेटमेंट में, प्योर टेक्निकल फॉल्ट है। माना यह जाता बूट्स ऑन ग्राउंड की बात आप अभी भी यहाँ भी हो रही है। वियतनाम बूट्स ऑन ग्राउंड, इराक बूट्स ऑन ग्राउंड, अफगानिस्तान बूट्स ऑन ग्राउंड। आप बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे क्या आपने? और आपकी हिम्मत है अभी भेजने की? ईरान भी पूरी तरह तैयार है, आप वो भेज नहीं रहे हैं, लेकिन आप बातें हो रही कि निकल आए। अनलेस दे सेंड वहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड चले जाएं, मेजर इन्फेंट्री जिसको कहते हैं, तब तक उनको ये तीनों जो उदाहरण दिए इन्होंने, इराक का दिया, वियतनाम का दिया, साफ नहीं बनते हैं ये। इनफैक्ट मयंक, राष्ट्रपति ट्रम्प को ये याद होगा, इस 34 दिन में आपका F-35 मार गिराया, दुनिया का सबसे सेफ सिक्योर। गजब है ये, आपका ये गजब F-16 है। गिरा दिए, आपका USS गिराल उस पर अटैक कर दिया, आप पानी में घुस के बोट से उसको जला दिया। आप डॉक किया हुआ 100 किलोमीटर दूर आपने। अब तो जो आपकी सबसे सेफ आर्मी कल आपकी कंपनी पर अटैक हो गया, अमेजन पर। हाँ, मतलब जो आपकी सबसे सिक्योर जगह मानी जाती थी, उसको उस देश ने मार गिराया जिसकी आपने 8 महीने पहले मिसाइल सिटी खत्म कर दी थी। और दावा कर रहे थे कि हमने उसका सब ब्रिटिश एयरबेस, ब्रिटिश में जो यूएस का एयरबेस वहां मार गया, ब्रिटिश
एयरबेस तक पहुंच गए, वहां पे जो नेवल बेस था वहां पर अगर उनका मिसाइल ठीक है इंटरसेप्ट हो सबको गया, समझ में आ गया कि ये लड़ाई चलने वाली नहीं है। और आपने पहले दिन नेता मार दिया, लेकिन उस देश की जो विचार को कैसे विचार मार को पाए? नहीं भावना नहीं मार पाए आप। आप। आप सोच को नहीं मार हाँ, सकते। सोच को नहीं मार पॉइंट सोच को बदलना पड़ेगा। मुझे अचानक एक चीज़ और याद आ रही है। आने से पहले कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई, इजराइल के लोगों से। उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा स्केप्टिक होके सोचते हैं कि क्या मान लेते हैं कि इजराइल ईरान की मिसाइल्स को ध्वस्त कर दिया है। मतलब वो रिवर्स थॉट प्रोसेस कर रहे थे कि अगर हम डेविल्स एडवोकेट हैं तो हम क्या देखते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ईरान ने अपने कुछ ताकतों को अभी भी छुपा के रखा हो, और अंत में जब आप जिस दिन आप फाइनल लड़ाई की बात करेंगे उस दिन वो आपके ऊपर हिट करेगा, कहेगा चलो अब मर लेते हैं। साथ में बढ़ते हैं, ये भी इजराइल में साथ सोच है बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। कि कुछ सेंसिटिव इक्विपमेंट्स उन्होंने अभी भी रोक रखे हैं, कुछ मिसाइलें ऐसी मारक और विध्वंसक अभी भी रोक रखी अभी हैं। की बात की तस्दीक कर रहा हूँ। ट्रंप ने परसों कहा कि वो संबोधित करेंगे उनके टाइम के हिसाब, आज उन्होंने संबोधित किया राष्ट्र को। इस 36 घंटे में ईरान ने अमेजन पे हमला कर दिया। बोल और अभी भी हम वो तो ये आपकी Business और interest वो जो बना है, हुआ है, वो थ्रेटन बना हुआ है अभी भी। बोल के अभी बना हुआ बोल के- 18 बोल के कि सब लोग कंपनी खाली हो जाइए, खाली हो खाली जाइए, उड़ाऊंगा मैं। और उसके 1 किलोमीटर के दायरे में सब लोग खाली कर सब दीजिए खाली कि हम कर मारेंगे, और आगे भी मारेगा वो। मतलब आप किसको किसको चपेट में ले रहे हैं इस जंग में? उस कर्मचारियों की क्या इसमें गलती है? लोगों की क्या अमेरिकन गलती है? कंपनी में काम किसी करने वाले लोग- लोगों किसी को। और इस इंसान- सिविलाइजेशन किसी को की आप कोई बोल रहे हैं कि स्टोन एज में हम ले जाएंगे। Come on, हाँ। Stone Age दिस इज नॉट पॉसिबल। आप सोच कैसे Stone Age सकते में हो? जाना किस संभव दुनिया है में चल क्या? रहे हो आप? ये ट्रम्प भी सोच सकते हैं बॉस। अनप्रिडिक्टेबल आदमी, पता नहीं देश अमेरिका जैसा महादेश मोस्ट महाशक्ति। प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल। The only thing prediction you can make is everything unpredictable with him. मयंक जी, आपका क्या प्रेडिक्शन है वॉर? अब तो ट्रंप ने तो आज संकेत दे दिए हैं कि ट्रंप ने तो क्यों उस कैटेगरी में नहीं, लेके जा रहे हैं? मैं इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि जंग के मैदान से तो यही लौट कर आए हैं। हम लोग तो बस अभी स्टूडियो में बात कर रहे हैं। आपका अनुमान, जैसा ट्रंप तो बता रहे हैं कि 2-3 हफ्ते तो अभी कुछ मतलब नहीं मुझे रुकने लगता है ना वाला। 6 तारीख का हमें इंतजार करना पड़ेगा। 6 अप्रैल एक्चुअल जो, क्योंकि उस दिन 10 दिन का वो मियाद पूरी हो रही है, और मॉर्निंग 8 EST ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम उनका जो अमेरिकन है उसके हिसाब से वो अंत होगी। हमें उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ज़बानी तौर पर इतना बड़ा मतलब झूठ सामने आए। अगर उस दिन वो स्टार्ट करते हैं लड़ाई को तो समझ लीजिए अंत पे जाने वाली है लड़ाई, और अगर नहीं करते हैं तो ये ऐसे ही ज़बानी लड़ाई चलती रहेगी और एक हिस्सा रहेगा। तो हमें 6 का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उस दिन उनकी 10 दिन की म्याद पूरी हो रही है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना पब्लिकली उसके ऊपर उन्होंने अपने आप को आर्ग्यूमेंट और वो सारी चीज़ें दे दी हैं उस 10 दिन को लेकर के, कि उस दिन शायद अपने आप को छुपा ना पाए वो। तो उनको निर्णय या तो या तो पार का निर्णय लेना होगा। और अगर हम इजरायलियों की, कुछ लोगों की जिनकी हम बात करें कि उन्होंने कुछ अपने मिसाइल सिस्टम्स और इक्विपमेंट्स ऐसे अभी भी बचा रखे हैं जो ज़्यादा विध्वंसक होंगे, तो शायद वो वाला दौर स्टार्ट हो जाएगा। तो आने वाला वक्त 6 के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा विध्वंस होने वाला है या क्या होने वाला है, लेकिन अच्छा नहीं होगा। ये 6 अप्रैल तक दुनिया को सांसें थाम के रखनी है अभी। सोचना पड़ेगा हमें, रुकना पड़ेगा हमें। ये मेरा अपना आकलन है। और हमें तो लग रहा है कि इस एपिसोड में अमित बात कहाँ खत्म करूं? नहीं, मेरा तो बिल्कुल नहीं, मन खत्म- नहीं चाह रहा कि मजबूरी है, इसमें समय मजबूरी की, है। हाँ, एक बट समय ये तो सीमा खींच के लाया है है। ना कोई आपको इस समय में कोई खींच के लाया है। ये इस सब तरह से सही बात दुनिया है। भर में जो सही डिस्कशन चल बात रहा है, है। क्यों आया वो डिस्कशन? जब आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, आपस में बातचीत चल रही है और एक मिड पॉइंट खोजा जा रहा है ईरान, इजराइल और यूएस का, तो आदमी खींच के क्यों लाया कोई? जब मतलब मैं सोचती हूँ कभी कभी कि ये जो हम एक जंग देख रहे हैं दुनिया में, इतनी सारे रूस यूक्रेन, ये ईरान इराक, हम छोटी छोटी बातों पर कहते हैं कि शांत हो जाओ। जब हम ये अहिंसा दिवस था परसों, तो मैं पढ़ रही थी अखबारों में कि अहिंसा दिवस पे बात कर रहे हैं कि आप रोड रेज, सड़क पर गुस्सा आए तो मत गुस्सा होइए, रोड रेज मत कीजिए, घर में तनाव मत पालिए, परिवार के सदस्यों के साथ प्यार से रहिए, पड़ोसियों से मत झगड़िए। हम हम छोटी छोटी बातें करते हैं, लेकिन ये कितना अहम होता है। नहीं, ट्रम्प भी शांति की बात कर रहे थे। हाँ, मैं ये Nobel भी Peace Prize जीतूंगा। कंट्राडिक्टरी है कि एक मैं शांति युद्ध की में बात, शांति लेके आऊंगा। ये भी कितना विरोधाभास है कि आप शांति की बात करते हैं अब और इस तरह के सबसे ज्यादा अशांति आप जितने फैला शब्द रहे बने ना कॉन्ट्रडिक्शन टाइप के, विरोधाभास टाइप के, उनका नाम अब ट्रम्प कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया। हैं। ये वोकैबुलरी में है, ये ट्रम्पिज्म है, ये तो ट्रम्पिज्म है कि होगा कुछ और। ट्रम्पिज्म, ये भी एक नया शब्द निकाला आपने। मयंक जी ने इतना अच्छा कहा, ट्रम्पिज्म। अब ये हो सकता है इसको इस्तेमाल करने लग जाए मीडिया में हम सब इसको। तो कुल मिला के मुझे लगता है ना कि इस पूरी लड़ाई में अमेरिका और ट्रम्प की वजह से अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ है दुनिया में, परसेप्शन के लेवल पर, पावर के लेवल पर,
उनकी 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 ज़बान लॉयल्टी को- के लेवल पर, हाँ, ज़बान कोई को उनको लेकर भरोसा नहीं, नहीं और उसका करेगा। एक भ्रम भी टूटा है, लेकिन- भ्रम भी टूटा है। लेकिन नेतन्याहू का फायदा हुआ है, जो वो अपनी बाउंड्री खींच के ले गया लेबनान में दूर तक। मैं एग्री वो करता हूँ। वहां मैं पर agree करता हूँ। इजराइल उन्होंने अपना सब काम अपना कर लिया। अपना उन्होंने बड़ा फायदा हो गया। ईरान की उससे सुरक्षा साथ के साथ लिहाज उन्होंने से- जो चाह रहे सबको थे वो कर अपना लिया। काम हाँ। कर लिया उन्होंने सब। तो जो ट्रम्पिज्म की बात कर दी मयंक जी ने, अब से हम लोग इस पर बात शुरू करेंगे। और आज तो मुझे लग रहा है सच में कि मैं इस पर बात करती रहूं, लंबा ये हमारी बातचीत जाए, लंबी जाए बातचीत। लेकिन जैसा कि सुमित जी ने कहा कि नहीं समय हाँ कुछ कहना चाहिए। अरे वो अचानक मुझे बच्ची याद आ गई, एक छोटी सी अरे नहीं बच्ची। जरूर इसी जिक्र किस्से करें। हाँ, इसी किस्से पर खत्म करते मुझे हैं। हम मतलब सब मार्शल रोड, मुझे एग्जैक्टली अभी इमीडिएटली याद नहीं आ रही, वो तेल अवीव का हिस्सा है। तो हम गए कि मिसाइल गिरी है और लगभग 2 बिल्डिंगों की बालकनियां धराशायी ये हो गई हैं। मिसाइल गिरी है ऐसे बोलते हैं जैसे कि कुछ ये हम लोग के लिए ये तो वहाँ देख के आए ना। ये हमारे लिए पेपर पेंसिल गिर गया, वो तो सामान। भाई मिसाइल गिरी है, ये तो इतना अरे मतलब यही हो गया दौर ही था। गुजर रहा है वहाँ पे। हमारे सामने तो एक चक्कू इजराइलियों भी के गिर साथ, जाए ना तो हमारे होश उड़ इजराइली- जाएं। अरे हम लेबनान उसमें जॉर्डन एयरपोर्ट पे बैठे हैं, मेरे बगल में एक महिला बैठी है, अचानक से एक ट्रॉली गिरी और वो हड़बड़ा गई महिला। कि उस महिला के जहन में ये है कि मुझे सुरक्षित तुरंत हो जाना चाहिए। क्या नहीं, तो मैं उस बच्ची की याद कर रहा हूँ। बट सोचिए, वो भी मुझे अचानक याद है कि मेरे बगल में बैठी हुई महिला और वो वापस भारत आ रही थी, वो भी केरला की रहने वाली हैं, और वो हड़बड़ा गई। वो केयर गिवर हैं वहाँ पे हमारी देश के कुछ लोग। वो बच्ची ऐसे ऐसे घूम रही है और वो खूब खेल रही है। और माँ और पिता जो हैं, जिस बच्ची को लेकर वहाँ पेरेंटिंग बहुत अच्छा है, मैंने देखा कि बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। और माँ और पिता, उनके चेहरे पर साफ आप देख सकते हैं कि भयभीत हैं वो, और वो बच्ची जो है वो खेल रही है। बच्चे मासूम होते हैं ना। हाँ। बच्चे को क्या पता कि तो जंग वही क्या है, मैं- मिसाइल क्या है। वो चीज़ भी मेरे दिमाग में बसी हुई कि आप देखिए, बच्चों, पता नहीं कितने बच्चे ऐसे मतलब चोट लगी होगी, मेंटल एंजाइटी और कितनी प्रॉब्लम्स, और ईरान में कितने बच्चे। सही कह रहे हैं। मतलब ये जंग जो होता है ना, ये कोई सिर्फ मिसाइलों से और ड्रोन से तो आप लड़ रहे हैं, लेकिन इसका जो असर आप दे के जाएंगे ना जनता पर, एंजाइटी, स्ट्रेस, रातों की नींद उड़ना, हमेशा डरा हुआ महसूस करना, अपने परिवार को लेकर सुरक्षित महसूस करना, इसका ना इलाज लंबे समय तक ना, मतलब लोगों को ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। न ट्रम्प के परिवार का कोई जा रहा है, हाँ। न नेतन्याहू के परिवार का नहीं, कोई सही जा बात रहा है, है। खमेनेई का पूरा परिवार समाप्त हो गया। ईरान से समाप्त हो इतनी गया। दूर है, लड़ाई बैठा चल रही है, आराम से बैठा है, बस लड़ाई रोज चल नए नए बयान देना जिस हमको। पर बीत रही है वो समझ रहे हैं, जिसके घर तबाह हो रहे हैं, जिसके बच्चे हमारा ना मारे, लेना एक ना देना, तो हम तब परेशान तो हम हैं। परेशान हैं। गैस नहीं मिलेगी, पेट्रोल कैसे मिलेगा, मेरी- कितने दाम बढ़ जाएंगे मेरे मई घर में जो पर खींच लाए ना पूरी दुनिया को। और क्या। सुमित जी, हरकत मेरे एक- घर में जो काम जो करने आती है, जो मेरी मदद करती है, जो मेरी हाउस हेल्प है, उसको गैस नहीं मिल रही है और मैं उसके लिए परेशान हूँ। वो हर दिन आके कह रही है कि मैं खाना नहीं बना पा हमारे रही यहाँ हूँ। 3 करती थी, एक चली गई आज। हाँ, और कहा कि घर अब मैं चली। तभी आऊंगी जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। वो बिहार की थी, वापस चली गाँव। तो जो इस जंग का असर हम सब की ज़िंदगी पर किस तरह से पड़ता है, ये यदि वो महाशक्तियाँ जो हैं, यदि ये सोचना शुरू करें कि आम मासूम बच्चे पर, निर्दोष लोगों पर इसका कितना लंबा असर है, कितना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका कितना दुष्प्रभाव होता है, यदि कोई सोचे तो सोचना चाहिए। तो रिपोर्टर्स अनकट के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मयंक जी से बात करने का तो अभी हम फिर से अलग से इनसे बात करेंगे, लंबी बातचीत, लेकिन आज के एपिसोड में बस इतना ही। कुछ दिल गंभीर सा, मतलब हाँ, वो सा भारी हो हो गया, रहा है, मुझे भारी भी। हो गया। हाँ, मतलब भारी हो गया आमतौर पर थोड़ा मैं बड़ा खुश होके एपिसोड को ख़त्म भी करती हूँ, शुरू भी करती हूँ, लेकिन आज मेरा मन भारी हो रहा है। लेकिन फिर भी सुमित जी का शो चक्रव्यूह शाम में 7 बजे आएगा, उसमें ज़रूर देखिएगा और हो सकता है कि वो मयंक जी के जो अनुभव हैं उसको उसमें शामिल करें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज लेते हैं विदा।